IFRS वर्सेस यूएस गैप की सीरीज चल रही थी और अब हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है IS 38 इंटेंजिबल्स। और ये इंटेंजिबल एसेट मजाक चीज़ नहीं है। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज अगर आज आप उठा के देख लें तो वो इंटेंजिबल एसेट्स में ही डील कर रही हैं, राइट। तो आपके सामने जो फर्स्ट डिफरेंस है वो ये है रिकग्निशन। इसमें IS 38 कहता है कि आप इंटेंजिबल एसेट को तब रिकग्नाइज करोगे जब प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होगा और कॉस्ट रिलायबली मेजर होगा। यूएस गैप जो कि ASC 350 इसमें डील करता है वो भी सिमिलरली सेम चीज़ ही बोलता है, लेकिन थोड़ा सा कंजर्वेटिव है, थोड़ा सख्त है इन टर्म्स ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स, राइट। वैसे ट्रीटमेंट सिमिलर है, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल्स का फर्क है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, और से सुने। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, IFRS क्या कहता है कि रिसर्च कॉस्ट को तो डायरेक्ट P&L में डालो, लेकिन डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी अगर वो 6 कंडीशन, वो पायरेट का क्राइटेरिया मीट हो गया। लेकिन यूएस गैप इस मामले में बड़ा डिफरेंट है, वो कहता है भाई रिसर्च और डेवलपमेंट दोनों को उठा के एक्सपेंस आउट करो। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, याद रखिएगा। देन मेजरमेंट आफ्टर इनिशियल रिकग्निशन, आपको पता है IS 38 में भी 2 मॉडल्स परमिटेड हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। लेकिन हाँ, IS 38 का रिवैल्यूएशन मॉडल बहुत कम यूज होता है। क्यों? क्योंकि IS 38 कहता है कि आप रिवैल्यूएशन मॉडल सिर्फ उन्हीं इंटेंजिबल एसेट्स पे अप्लाई कर सकते हो जिनकी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है, राइट। यानी वो रोज की बेसिस पे वो इंटेंजिबल एसेट डेली बेसिस पे ट्रेड होता हो, बिकता हो एक्टिव मार्केट में। तो शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनकी एक्टिव मार्केट है। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो IS 38 में दोनों मॉडल्स अलाउड हैं विद रिस्ट्रिक्शन, लेकिन यूएस गैप कहता है कि भाई सिर्फ कॉस्ट मॉडल अलाउड है, वो रिवैल्यूएशन मॉडल को मानता ही नहीं है। यही मैंने IS 16 वाली क्लास जो आपको वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बताया था। देन एमोटाइजेशन, आपको पता है IS 38 कहता है कि अगर इंटेंजिबल एसेट विद फाइनाइट यूजफुल लाइफ हो तो उसमें एमोटाइजेशन होगी कब? जब वो अवेलेबल फॉर यूज होगा। साथ एक और बात भी वो बोलता है कि आपने हर साल के एंड पे, जिस तरह IS 16 में बोला है, लाइफ को रीअसेस करना है, लाइफ को रीअसेस करना है। अब यहाँ पर यूएस गैप के अंदर भी यही बात है, फाइनाइट लाइफ वाले एसेट एमोटाइज होंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर अप्रोच है, कुछ स्पेसिफिक एसेट्स के लिए मसाइल डिफरेंट है। देन इनडेफिनेट लाइफ, इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ, आपको पता है IS 38 जो IFRS के अंदर है वो कहता है कि इंटेंजिबल एसेट विद इनडेफिनेट लाइफ में आप एमोटाइजेशन नहीं करोगे और एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग करोगे, या तो एटलीस्ट एनुअली तो करना फर्ज है, और अगर कभी बीच में भी इंपेयरमेंट की हिंट मिले तो भी आपने इंपेयरमेंट टेस्टिंग करनी है, राइट। साथ एक और चीज भी देखनी है आपने हर साल के एंड पे कि क्या अब लाइफ डिटरमिन हो सकती है। तो अगर बीच में कहीं लाइफ डिटरमिन हो जाए तो जिस दिन से लाइफ डिटरमिन हो गई उस दिन के बाद से एमोटाइजेशन करना जरूरी है, राइट। सेम इज द केस विद ऑल्सो नॉट, इसमें भी यूएस गैप में भी यही है कि वो भी एमोटाइजेशन मना करता है इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में, और एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग की बात करता है। करीब करीब सेम ही है, राइट। नाउ गुडविल यहां भी एक इंटेंजिबल एसेट है इस IFRS के अंदर, और इसकी एटलीस्ट एनुअली परचेज गुडविल की एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट है, राइट। IFRS भी कहता है कि देखें ट्रीटेड सिमिलरली अंडर गैप भी ये कहता है, बट इंपेयरमेंट टेस्टिंग का मेथड फर्क है। बिल्कुल उनका इंपेयरमेंट टेस्टिंग का 2 स्टेप मेथड है, आप मेरी IS 36 की वीडियो भी देख सकते हैं उसमें। देन चलो इंपेयरमेंट टेस्टिंग यहाँ आ तो गई। इंपेयरमेंट टेस्टिंग यहाँ 1 स्टेप में होती है। आपको पता है IS IFRS की दुनिया में कि आप कैरिंग वैल्यू को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करते हो, जबकि यूएस गैप में क्या होता है, आप पहले कैरिंग वैल्यू को कंपेयर करते हो फ्यूचर के अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज से, और अगर वो अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज कम है, कैरिंग वैल्यू ज्यादा है, तो यस इंपेयरमेंट हो रही है। अब इंपेयरमेंट करना कैसा है नेक्स्ट स्टेप में, कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू के डिफरेंस से, राइट। देन उसके बाद यस, तो ये था हमारा IS 38 के कुछ डिफरेंसेस। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर लाइक किया है तो आप इस वीडियो पे कमेंट करें, अपना फीडबैक दें और इसे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।